नमस्कार, मैं हूं पिया ज्योति काचरू ऑन ITV गोल्ड और आज हमारा सौभाग्य है कि हम वेलकम कर रहे हैं विजनरी, अ philanthropist and a true example of humanity. Although he holds a designation as president of Narayan Seva Sansthan, but he feels, the president is the first serviceman, यानी कि सेवक of the organization. और नारायण सेवा संस्थान जो है, it is known for its outstanding contribution in the field of philanthropic services for the welfare of oppressed humanity, serving the specifically enabled individuals with an objective of bringing them in the mainstream of society by empowering them physically, socially, and economically. So, let me welcome today Mr. Prashant Agarwal, who is the president of Narayan Seva Sansthan, to the studios of ITV Gold. नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। तो टेल मी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि आपने यू स्टार्टेड लाइक सर्विंग एज अ सेवक। आप अपने डैड के साथ एट अ वेरी यंग एज, दैट्स व्हाट यू डिड। सो टेल मी, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताएं कि व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द फील्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी। एक्चुअल में इस संस्थान नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत मेरे फादर हैं डॉक्टर कैलाश मानव, उन्होंने की। 1976 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना उन्होंने देखी जब एक ट्रक और बस का एक्सीडेंट होने की वजह से 40 लोग घायल हो गए, 7 लोगों की डेथ हो गई। उस समय 70s में ये था कि जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होती थी घायलों को इलाज नहीं मिलता था। अच्छा। तो पिताजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस देरी से आ रही, इसलिए घायलों को हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा। तो पिताजी वहाँ बेकाबू हो गए, चिल्लाने लगे कि अगर इनको यहाँ थोड़े समय और पुलिस कार्रवाई की वजह से छोड़ा गया तो शायद ये डेथ बढ़ के 7 से 9, 10, 11 भी हो सकती है। आप जो भी कार्रवाई करनी है मुझ पर कीजिएगा, जो भी दंड देना है मुझे दीजिएगा, लेकिन इनको हॉस्पिटलाइज कराने में मेरी मदद कीजिए। तो पुलिस में भी मानवता होती है, वो तैयार हो गए पापा के कहने पर, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो उनसे पापा का थोड़ा अफेक्शन हो गया कि रोज़ सुबह हॉस्पिटल में जाना, उनको फ्रूट्स देना, उनको बिस्किट्स खिलाना, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करना और उनके साथ बातें करके उनके दुख दर्द को बांटना, बिल्कुल ये एक रूटीन हो गया। फिर एक बार वो जा नहीं पाए हॉस्पिटल, तो एक 13 साल की लड़की जिसका एक पैर कट चुका था, उसके फादर की डेथ हो गई थी, मदर थी नहीं पहले। अच्छा। तो वो 2.5 किलोमीटर दूर हमारा घर है सिविल हॉस्पिटल से, वहाँ एक पैर पर चलकर 2.5 किलोमीटर दूर आके पिताजी से लिपट कर रोने लगी कि आप बाबूजी क्यों नहीं आए, आप कल क्यों नहीं आए, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। तो पिताजी ने उस समय ये स्वयं से वचन लिया कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। तो ये क्रम निरंतर चलता रहा। फिर उनका ट्रांसफ़र उदयपुर हो गया। वो पोस्ट ऑफिस में थे पहले, फिर वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में आ गए। तो वो उसी क्रम को निरंतर जारी रखते हुए उदयपुर के सिविल हॉस्पिटल में गए। उन्होंने एक पेशेंट के पास जाके देखा कि भोजन की थाली आई उस पेशेंट के पास, उसने 4 रोटी में से 1 रोटी खाई, 3 रोटी तकिए के नीचे रख दी। उनको पूछा कि आपको भूख नहीं है क्या? बोले साहब इतनी पतली रोटी है, मैं 7-8 आराम से खा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे 2 भाई और मेरे पिताजी हैं, हमारे पास गांव में कुछ भी नहीं बचा है, मेरे इलाज की वजह से इन लोगों को भी खाना मिल रहा है और ये 4 रोटी हम चारों मिल के खा लेंगे, एक रोटी चारों मिल के खा लेंगे। तो पिताजी एकदम आंखों में आंसू आ गए और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेवाभावी रहे हैं, तो ऐसे दृश्य भी उनको बहुत क्रंदन कर देते हैं, उनके अंदर रुदन पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अटेंडेंट के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूँ, पेशेंट के लिए तो हॉस्पिटल की तरफ से हो रहा है, लेकिन तो उन्होंने घर घर में आटे के डब्बे रखे, जो आप जनरली जो टीन के कनस्तर होते हैं जिसमें तेल भरते हैं हम लोग, 10-20 किलो के होते हैं वो पिताजी कबाड़ी से लेके आए। अच्छा। उसको उसको ऊपर से काटा और 20 घरों में रखा जो उनकी कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, उनके साथ काम करने वाले, कि आप एक मुट्ठी आटा इसमें डालिए, मैं आप आटा कलेक्ट करूंगा, फिर रोटी बनाऊंगा और सब्जी बना के मैं हॉस्पिटल में अटेंडेंट को भोजन कराऊंगा। तो ऐसे शुरू हुई संस्थान की कहानी, इसीलिए हम इसको एक मुट्ठी आटे की कहानी बोलते हैं। फिर मेरी सिस्टर आटा लेने गई, उसको किसी ने बहुत अपमानित कर दिया कि तुम क्यों आए, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम ये आटा क्यों मांग रहे हो। उसकी आंखों में आंसू थे, तो पिताजी ने उसको गले से लगा के कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परहित कारण मांगता मोहि नावे लाज।
बेटा आप किसी और के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे, इसलिए आप परेशान मत हो, आप ये सेवा का क्रम निरंतर जारी रखो। फिर वो उस घर में तो नहीं गई, लेकिन उसने आटा इकट्ठा करना जारी रखा। फिर ऐसे वो सुबह और शाम दोनों समय भोजन कराने लगे। एक सन 1987 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, ड्रॉट, जिसकी वजह से लोग अपने जानवरों को मार के खाने लगे, पानी पीने को नहीं था। तो उस समय संस्थान ने घर घर से कपड़े इकट्ठे किए, घर घर से खाना इकट्ठा किया, घर घर से मेडिसिन इकट्ठी की, और हम लोग 40-50 लोगों को डॉक्टर्स के साथ ले जाकर गाँवों में वस्त्र, फूड और दवाइयाँ, कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जाते थे, उनको हम चिकित्सा करने लगे। गाँवों में स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, बहुत विकट थी। फिर उस समय देखा कि एक 10-20 बच्चे चारों हाथ पैर से उस कैंप में चल के आए थे। तो पूछा कि क्या बीमारी है, तो पता लगा पोलियो है। तो उन 20 बच्चों को हमने पता किया कौन सर्जरी कर सकता है, तो बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, उनके पास ले गए। सर्जरी के बाद वो पेशेंट आए फिर से, तो इसमें से एक बच्चा बाबूजी को मिला, पिताजी को रास्ते में, वो मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल खड़ी की और पिताजी को कहा कि मैं 2 नंबर का, आपने 20 में से 2 नंबर का बिल्ला मुझे दिया था। मैं पहले चारों हाथ पैर से घिसट कर चलता था, मैं पैरों पर खड़ा हूँ, दूध बेच रहा हूँ और 100 रुपये कमा रहा हूँ रोज। तो पिताजी को बड़ा रोमांच हुआ कि इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर 97 में हमने एक 51 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया। आज 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, 1100 बेड का अस्पताल है, और वहाँ जो भी डिसेबिलिटी के पेशेंट्स हैं पूरे भारत यानी विश्व से जो आते हैं, उनका फ्री ऑपरेशन होता है। उनका रहना, खाना, भोजन, सारी तरह की सुविधाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, कैलिपर्स, सपोर्टिव एड्स एंड अप्लायंसेज, आर्टिफिशियल लिम्स, सब तरह की निःशुल्क है। एक सिंगल पैनी किसी से लगता नहीं है। अभी तक हम लोग 4,36,000 पेशेंट ऑपरेट कर चुके हैं। अच्छा। 100 सर्जरीज पर डे होती है, और तकरीबन 4,000 के करीब लोग वहाँ रहते हैं जिनका खाना वहाँ बनता है। तो ये मैंने शुरुआत बताई कहाँ से संस्थान शुरू हुई। तो अभी संस्थान को कितने साल हो गए? 37 ईयर्स हो गए। ये 85 में शुरू हुई थी। अच्छा जी। तो अभी आप कोई नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कर रहे जी। हैं? अभी हम लोग क्या, पहले हम सोचते थे कि सर्जरी करके अपने पैरों पे खड़ा कर दिया पेशेंट को, तो हमारी काम की तीसरी हो गई, उसको कुछ सीधा खड़ा होकर चल रहा है। लेकिन हमें लगा कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके हाथ में हुनर नहीं है। बच्चे जो हैं वो बचपन में ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बहुत अलग अलग तरीके से पीड़ित किया जाता है, अलग अलग शब्दों से, तो उनके अंदर कुछ मर जाता है। तो वो इतने निराश और हताश होकर स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पिता कहता है कि पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। इन शब्दों के साथ ही बच्चे बड़े होते हैं। कई बार 2-3 बार तो वो अटेम्प्ट भी कर लेते हैं आत्महत्या के लिए। ये जो डिसेबल्ड लोग हैं, ये बहुत दुखी, बहुत हताश, बहुत निराश हमारे ही समाज का एक वर्ग है जो बहुत मुश्किल में है। तो फिर हमने ऑपरेशन के बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू किया। कंप्यूटर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सिलाई। अच्छा। ताकि 2 पैसा वो कमा सकें, उनके हाथ में हुनर आ जाए। जब उनके हाथ में हुनर आ गया तो हमने अपने डोनर्स को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपने यहाँ इन बच्चों को रोज़गार दीजिए। तो 88% प्लेसमेंट्स होने लगे। लोगों ने अपनी दुकानें भी खोली, सिलाई की दुकान खोल दी, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल दी अपने गांव में जाके। फिर जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उन्हें लगा कि अब हमारी एकाकी जीवन को हम कैसे जिएं। मतलब अगर हस्बैंड नहीं हो किसी की लाइफ में, और या वाइफ नहीं हो, तो बहुत मुश्किल होता है जीवन काटना। तो हमने एक परिचय सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। उसमें 400 लड़के आए और 3 लड़कियां आई। अच्छा, जैसे डेटिंग साइट होती है? जी हाँ। हाँ जी। लेकिन वो फ्लॉप रहा। अच्छा। क्योंकि 400 लड़के और 3 लड़कियां। तो हमने कहा कैसे करेंगे, तो ये तो संभव नहीं है मैच करना, एक दूसरे को मिलाना। फिर हमने एक 30 लोगों की संस्थान की एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई कि जितने भी पेशेंट्स अटेंडेंट अपने यहाँ से ऑपरेट होके गए हैं, या फिर गाँवों में जो लोग शादी लायक है, युवक या युवती, और 2 पैसे कमाते हैं, उनको आपस में मिलाओ, क्योंकि वो आपस में जानते नहीं, एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं। तो फिर हमने मास वेडिंग सेरेमनी शुरू की। तो एक खड़े हो गए अपने पेशेंट अपने पैरों पे, फिर काम सीख गए, काम मिल गया, 2 पैसे कमाने लगे, फिर उनकी शादी विवाह बंधन में भी बंध गए। इसके अलावा सबसे अहम बात है कि जो रोगी है, पेशेंट हैं, वो निराश रहते हैं, बोल सकते हैं, मूक बधिर नहीं है, लेकिन आप पूछोगे उनसे नाम तो बहुत धीरे से बोलेंगे, आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो दबे कुचले रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये चीज़ कैसे निकालें बाहर।
तो एक देवेंद्र जाजरिया है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, हाँ जी, है ना। एक डॉक्टर दीपा मलिक है, उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। उनकी मैंने कहानियाँ और हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे लगा कि जो बिल्कुल निर्धन था, पैसा नहीं था, वो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतने के बाद करोड़ों की वर्षा होने लगी। सरकार ने उन्हें बहुत पैसा दिया, उद्योगपतियों ने पैसा दिया और क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की नौकरी दी अलग अलग विभागों में। तो बहुत समृद्ध हो गए और अच्छा खासा बोल लेते हैं माइक पर, जो बोल नहीं पाते थे वो अब लोगों का इतना बूस्टिंग, इतना प्रोत्साहन मिला कि वो अपने निराशा तो कहीं चली गई। तो फिर हमने एक डिसेबल लोगों के लिए एक एकेडमी बनाई, नारायण दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी। अच्छा। 27 बीघास लैंड में। वहाँ आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप सारे तरह के इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, आप लॉन्ग टेनिस खेल सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। हमने उस एकेडमी के तहत 2 बार नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की, जिसमें किसी के पास दोनों हाथ नहीं, किसी के दोनों पैर नहीं, किसी के चारों हाथ पैर नहीं, और वो स्विम कर रहे हैं आप और हमसे ज़्यादा तेज। तो ऐसा स्विमिंग, इसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उस टूर्नामेंट का जिक्र किया। एक जिगर ठक्कर करके एक लड़का जिसके 80% मांसपेशियां नहीं शरीर में, उसकी हिम्मत, उसके जज्बे का जिक्र किया। और फिर हमने ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियनशिप कराई राष्ट्रीय स्तर की। अभी हम 3 दिसंबर को व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता करा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की। तो एक खेल बहुत ज़रूरी है, खेल से व्यक्ति की निराशा और हताशा बाहर निकल जाती है और वो किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। अब हम लोग 450 बेडेड का एक स्टेट ऑफ आर्ट एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, विशेष रूप से उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें सारे तरह की डिसेबिलिटीज़ के लिए सारे तरह के उपाय जो विश्व में मौजूद हैं वो सब होंगे। हमारा एक स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड, ब्लाइंड एंड डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए। तो उनको हम हुनर देंगे, उनको हम स्किल देंगे। और सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक वर्कशॉप, वो भी 3D स्कैनर के साथ, इमेज स्कैनर और कैट कैम मशीन के साथ। कैट कैम मशीन में और 3D प्रिंटर के द्वारा पेशेंट को आना नहीं पड़ता, उसके पास हम इमेज स्कैन करते हैं और उसका जो सॉकेट है, उसका पैर है, वो मशीन से तैयार होकर निकलता है। तो 0.0 mm एक्यूरेसी के साथ आर्टिफिशियल लिम्ब उसको मिलता है, ताकि वो अपना घुटना जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं वैसे वो चल पाता है। अच्छा। तो अभी हम लोग 28,000 फैमिलीज़ को अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनको हर महीना राशन जाता है, जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, जो हैंड टू माउथ है, उन लोगों को राशन जाता है। फिर एक स्कूल है हमारा, नारायण चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल। उस स्कूल के द्वारा मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया जाता है और ऑर्फन बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनका रहना, खाना पीना और पूरी स्कूलिंग वहाँ निःशुल्क होती है। तो ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ लगातार हर दिन चलती रहती है। आप आप ये सब मुझे बता रहे हैं तो आई फील लाइक आप इतनी सी छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ किया है, स्पेशली टुवर्ड्स कम्युनिटी ग्लोबली, ना कि जस्ट इंडिया में पर आउटसाइड इंडिया ऑल्सो यू हैव डन अ लॉट। सो टेल मी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आप किसी जगह के राजा होते और आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो आप और क्या करते? देखिए, अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्स और मेरे हाथ में सब कुछ होता तो मैं तो किसी को दुखी नहीं रहने देता, कोशिश करता कि वो उसके आंखों से आंसू ना निकले और उसको वो सब बुनियादी सुविधाएं मिलें जो एक आम इंसान को एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मिलनी चाहिए। और ये जो विषमता है हमारी, अमीरी गरीबी में बहुत बड़ी खाई है, उसको मैं पाटने की कोशिश करता। और जो सब लोगों को एक्चुअली मानव होना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है परमात्मा की। बिल्कुल। क्योंकि इतनी सारी योनियां हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ योनि मानव की है। और मानव यदि पशुवत जीवन जिए, मानव यदि अपने इतने सुंदर होठों को व्यसन मुक्त बना ले, जबड़े का कैंसर पाल ले, मानव यदि बैगर हो जाए, श्रेष्ठ योनि अगर भीख मांग रही है चौराहे पर, तो ये सब चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता है। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। लोग यूजुअली
जहाँ भी जाते हैं वो अपने लिए सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ वो अपने लिए सोच के करते हैं। पर जैसा आई वुड से भक्ति भाव आप में है कि आप लोगों के लिए सोचते हैं, अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इट इज़ लाइक रियली रियली अमेजिंग। एक्चुअली में अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप लोगों के लिए सोचते हैं ना तो आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2001 में आपने यूएस का चैप्टर खोला, जी, नारायण सेवा संस्थान। जी। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे हमारे ITV गोल्ड व्यूअर्स के लिए? जी, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि यूएस ने नारायण सेवा संस्थान को बहुत मजबूत किया है। नारायण सेवा संस्थान इनकॉर्पोरेशन की स्थापना हमारे आदरणीय परम पूज्य पिताजी ने यहाँ आकर की थी। और यहाँ अनिल मेहता साहब जो कैलिफोर्निया में रहते हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और अभी तक वही प्रेसिडेंट थे इतने वर्षों में। तो यूएस में इंडियंस जो हैं बेसिकली जो यहाँ निवास कर रहे हैं उन्होंने अपनी धरती के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत अपना धन भेजा, हमें सपोर्ट किया, हमें मदद किया। और 20 वर्षों से, इतने वर्षों से हमें मदद लगातार यूएस में रह रहे यहाँ के सिटीजन, तो वो हिंदुस्तान के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो अभी भी मैं यहाँ आया हूँ 12 दिन के लिए। तो यहाँ मैं 4-5 दिन न्यूयॉर्क में हूँ, उसके बाद अटलांटा में हूँ 1 दिन, 2 दिन मैं कैलिफोर्निया में हूँ, 1 दिन शिकागो में हूँ। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत डेडिकेटेड ह्यूमैनिटी को लेके लोग हैं जो सब ऑर्गेनाइज किए हैं, एक गेट टुगेदर फंक्शंस रखे हैं, अपने मिलने जुलने वालों को बुलाए हैं और मुझे इनवाइट किया कि आप उनको एड्रेस कीजिए और बताइए कि NSS नारायण सेवा क्या काम करता है। और हम भी, ये मेरे मिलने जुलने वाले लोग भी समाज सेवा में कुछ मदद कर पाएँ, इस दृष्टिकोण से उन्होंने यहाँ बुलाया है। तो हम लोग चैरिटी नेविगेटर पे भी हैं नारायण सेवा संस्थान, इसका ऑडिट होता है। और इन इतने वर्षों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि रिन्यूअल नहीं हुआ 501c का। अच्छा, टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को यहाँ जो डोनेट करते हैं। अभी हमारी वेबसाइट है नारायण सेवा USA.org, उस पर जाके आप पेपाल से डोनेशन कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से डोनेशन कर सकते हैं। अगर कोई हमारा ITV गोल्ड व्यूअर आपके साथ नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़ना चाहता है, वॉलंटरी वर्क करना चाहता है, तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, वो नारायण सेवा संस्थान, नारायण सेवा USA.org, अच्छा, वेबसाइट पर जाकर संस्थान की सारी गतिविधियां वहाँ देख सकते हैं, क्या क्या होता है। अच्छा, वो अगर चाहें तो इंडिया में रहकर, संस्थान में रहकर अपने हाथों से सेवा कर सकते हैं। वो वहाँ रहना, खाना पीना और सारी सुविधाएं संस्थान प्रोवाइड करेगी। और यहाँ से वो अगर धन से मदद करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर पेपाल के द्वारा या कार्ड्स के द्वारा या और गेटवे के द्वारा वो मदद कर सकते हैं। अभी जो भी सेवा हो रही है संस्थान में वो सब डोनेशन पे ही डिपेंड है। सारा हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है डोनेशन के अलावा, लेकिन कभी भी संस्थान का कार्य परमात्मा ने रुकने नहीं दिया। बिल्कुल जी। बेसिकली आपका इतना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सोसाइटी और इतना ज़्यादा काम करते हैं आप, इतना फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं। तो टेल मी, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू डू, व्हाट अदर थिंग्स ड्राइव यू? देखिए, मेरा अपना बिजनेस है। मैं कहूँ कि मेरे परिवार की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो मेरे बिजनेस से पूरी होती है। अच्छा। मेरे फादर इसके फाउंडर हैं, उनको पेंशन आती है, उससे वो अपना गुजारा करते हैं। और देखिए, अच्छी बात क्या हुई कि नारायण सेवा में रहने के बाद मेरे पार्टनर, मेरे बिजनेस के पार्टनर, वो कृष्ण भक्त हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे कार्य में लगे हुए हो तो आप मुझे समय नहीं दोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मुझे मेरे बिजनेस में समय नहीं दिए बिना मेरी जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं जो मेरे को परिवार को चलाने के लिए चाहिए, वो मुझे उनसे मिल रही है। ये भी एक सेवा का फल है। और मेरे फादर टेलीफोन डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन से वो घर खर्च चलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क किए हुए लोग, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप अलग अलग जाकर अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली मास्टर ऑफ सोशल वर्क का आप अगर करियर चुनेंगे, वो क्षेत्र चुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गांव के लोग कैसे जीवन जीते हैं। जो हमारा जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है? पैसा कमाना, अपने परिवार के लिए बस खाना पीना और चले जाना, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। कहते नहीं, यो दुनिया में जीने को पशु भी जीवन जीते हैं,
लिए इंसान का दिल जो वो नर पवित्र करते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो हमें सुबह उठना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करना और वापस सो जाना और वापस सुबह वही प्रक्रिया, ये सब अगर हम करते रहेंगे तो ये जो श्रेष्ठ योनि मिली है इसका सार्थक परिणाम नहीं निकल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न ये था इसके अलावा क्या, बिल्कुल, नारायण सेवा के अलावा क्या। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत सारी संस्थाएं बहुत सेल्फलेसली काम कर रही है, लेकिन उन्हें सरकार से और मदद की आवश्यकता है। मैं अब ये कहना चाहूँ कि सरकार बहुत मदद कर रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन और मदद की आवश्यकता है। जैसे उनके बिजली के बिल जो व्यावसायिक आते हैं उनको घरेलू किया जाए या फिर वो निःशुल्क किया जाए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके सेवा कर रहे हैं। फिर उनको जो ज़मीन दी जाए वो बहुत रियायत दर पे दिया जाए, ताकि वो सेवा का कोई स्थान उनको मिले तो बहुत कम पैसे में मिले, ताकि वो उसमें कोई अनाथालय बना पाए, कोई हॉस्पिटल बना पाए, कुष्ठ रोगियों की सेवा का क्षेत्र बना पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्योंकि सबसे बड़ी सेवा तो सरकार ही कर रही है। सरकार के पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, जिसके द्वारा वो पेंशन देती है, जिसके द्वारा वो बहुत सारी सुविधाएं जन जन तक पहुंचाती है। लेकिन संस्थाओं का काम भी सरकार का काम और संस्थाओं का काम अलग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का काम है अपने लोगों को अच्छी जीवन देना, और संस्थाओं का काम है जिन लोगों का कोई नहीं है, जिनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, परिचय नहीं है, और जो मोहताज हैं किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके, उनको मदद करना। तो दोनों का काम एक ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, स्पेशली युवा साथियों को, अपना समय जो आप बिता रहे हैं अपने धन का उपार्जन करने के लिए, उसके लिए कुछ समय, 1 घंटा रोज, वीक में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, कुछ ना कुछ समय आप समाज सेवा के लिए दीजिए। आपको जॉय ऑफ गिविंग जो होता है ना, देने की खुशी, वो कमाल की होती है, वो मिलेगी। यू नो प्रशांत, आई फील आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपको एज रोल मॉडल देखते हैं जी। तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मेरे फादर हैं। अच्छा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत महापुरुषों को पढ़ा है, लेकिन उन महापुरुषों में जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो सारी चीज़ें मैं अपने पिताजी में देखता हूँ। अच्छा। वो किसी की निंदा उन्होंने जीवन में कभी नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की, सबको गले से लगा के रखा, धर्म जाति के भेदभाव से परे हट के। वो सभी की प्रशंसा करते हैं, किसी की बुराई उनके स्वभाव में नहीं किसी की बुराई देखना। अच्छा। उनको किसी के दुर्गुण दिखते ही नहीं है। संस्थान में भी मुझे किसी के दुर्गुण दिखते हैं, लेकिन उनको नहीं दिखते। तो मैं परेशान होता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि इसके पास, मेरे को तो पता ही नहीं इसके पास ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें जो गुण है वो प्रशांत देख कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। तो वो जो एक साधारण सा व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस में बाबू थे, उन्होंने नारायण सेवा संस्थान को एक मुट्ठी आटे से, जिनके पास कोई राजनीतिक कोई संबल नहीं था, कोई फाइनेंशियल संबल नहीं था, एक बहुत साधारण से परिवार में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति ने नारायण सेवा संस्थान को खड़ा किया। और उनमें वो सब विशेषताएं हैं जो किसी महापुरुष में होती है। 20-20 घंटे, 22-22 घंटे उन्होंने वर्षों काम किया। वो कहते थे मैंने प्रशांत अपने को निचोड़ दिया है, मैं इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। वो जब पानी पीते थे उन्हें पता नहीं होता था कि कितने घंटे पहले पानी पिया, उनका मुंह सूख जाता था, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, और हमें कहना होता था आपने पानी नहीं पिया तो आप पानी पी लीजिए। उनको कपड़ों का अपना भान नहीं, उनको जैसे नशा करने के बाद एक शराबी को भान नहीं होता ना वो कहाँ है, तो ये उनको सेवा का नशा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था। तो मुझे लगता है वो रोल मॉडल मेरे वो हैं। परफेक्ट। यू नो, आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि रियल में आप एक तो कम्युनिटी सर्विस है ही है, बट आई नो कि आपको एक और चीज़ बहुत प्यारी है। वो क्या चीज़ है, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक और चीज़ मुझे बहुत प्यारी है जिसके बगैर आप हाँ मैं बताता हूँ। धन्यवाद आपने बताया। मैं प्रतिदिन बचपन से लेके आज तक मैं सुबह एक घंटा टीटी खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, 1.5 घंटा वॉलीबॉल खेलता हूँ।
ये 2.5 घंटे मेरे सुबह अगर मैं नहीं खेलूं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है मेरा फर्स्ट लव और लास्ट लव स्पोर्ट्स है। ये जो समाज सेवा है ये अलग पैशन है, लेकिन स्पोर्ट्स जो है उसकी वजह से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिना स्पोर्ट्स के कल्पना करना भी, अभी मैं बाहर आया हूँ तो मुझे एक बहुत कमी फील हो रही है कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। 10-12 दिन मैं बिना स्पोर्ट्स के रहूँगा, वो अंदर से तकलीफ देता है। लेकिन चूंकि नारायण सेवा संस्थान का कार्य करना है और हर संडे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। मैं सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हूँ मेरी टीम में। वाह। हाँ, लेकिन पैशन की वजह से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोई भी आप मैसेज हमारे जितने भी ITV गोल्ड के व्यूअर्स हैं उनको देना चाहेंगे? मैं सारे व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बहुत इंग्लिश में मैं इतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकता जितना मैं हिंदी में, मेरे से ज़्यादा परफेक्ट हैं। हिंदी में बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको मेरी हिंदी समझ आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता। लेकिन बस मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इंडिया आते हैं, आप हर बार साल में 1 आध बार इंडिया आते होंगे, आप कुछ समय निकालिए नारायण सेवा संस्थान को विज़िट करने के लिए उदयपुर में। वहाँ रहने की, भोजन की, ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था है। आपको उस बारे में नहीं सोचना है। वहाँ एक हेल्थ वंडर वर्ल्ड बना हुआ है, वहाँ हर हॉस्पिटल के अंदर से ट्रेन जाती है। जितने 17 बिल्डिंग्स हैं उन सब के अंदर ट्रेन की पटरी है। हम पेशेंट्स को, बच्चों को ऑपरेशन होने के बाद उस ट्रेन में बिठाते हैं। एक आंख में आंसू होता है, एक आंख में खुशी होती है। और वहाँ हेल्थ वंडर वर्ल्ड ऐसा बना हुआ है कि 40 फीट का मुंह है, जीभ से आप अंदर प्रवेश करते हैं, आप वोकल सिस्टम कैसे काम करता है, आपको पायरिया कैसे होता है, और आपकी श्रवण शक्ति कैसे काम करती है, आप सुनते हैं तो कैसे दिमाग पे पहुंचता है, आपका मस्तिष्क कैसे चलता है, आपके पैर कैसे काम करते हैं, आपको वो सब बड़े बड़े फाइबर के हेल्थ एजुकेशन को लेके पिताजी ने ही बनाया है हेल्थ वंडर वर्ल्ड। वो 2 घंटे की यात्रा है। उसमें आप समझेंगे कि क्या क्या बीमारियां आपको शरीर के अंदर होती है और उसके समाधान भी आप उसी में देखेंगे। वाह, मैं अभी प्रोबेबली जल्दी ही वहाँ आऊँगी एंड आई डेफिनेटली विल विजिट योर प्लेस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं आपको बता दूं ख़त्म करने से पहले, मेरे फादर को पद्मश्री मिला है। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल ने उनको ये अवार्ड दिया है, और नीति आयोग में फादर मेंबर है। और राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब उदयपुर आकर उन्होंने एक इवेंट इन्वेंट किया था, एक फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस, एक सपोर्टिव एड है, वो इन्वेंट किया था। उन्होंने देखा कि एक बच्चा कैलिपर पहन के जा रहा है, वो चल नहीं पा रहा क्योंकि वो लोहे का है और काफ़ी वजनी है। तो उन्होंने सैटेलाइट मेटल का उपयोग करते हुए फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस 250 ग्राम का एक अप्लायंस बना दिया और वो उस बच्चे को पहनाया, तो उसके लिए तो कमाल हो गया। और उसमें टेक्नोलॉजी, एक प्लास्टिक का सैटेलाइट मटेरियल का प्रयोग किया हुआ एक ऐसा डिवाइस जिसमें टेक्नोलॉजी डाली हुई है। दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन आप फ्लोर के साथ जब आपका पैर पड़ता है तो आपको नी के ऊपर प्रेशर फील होता है, तो फ्लोर आपको आगे बढ़ाता है। आपको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो पहन लिया तो आपको अपने आप फ्लोर चलाएगी, धरती चलाएगी आपको आगे। उस इन्वेंशन को नारायण सेवा संस्थान ने अडॉप्ट किया। हमारे पास सैटेलाइट मटेरियल नहीं था, तो हमने पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल को यूज़ किया और फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस बनाया। और अब्दुल कलाम साहब ने, राष्ट्रपति थे, वो उदयपुर आए, उन्होंने अपने हाथों से 4 बच्चों को पहनाया और बहुत खुश हुए वो। Well, I want to wish you all the best. Thank you. And definitely जब भी आप यहाँ हमारे स्टूडियो आएँ, डेफिनेटली आएँ और हमारे व्यूअर्स को नारायण सेवा संस्थान के बारे में नई नई चीज़ें बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद। प्रणाम।